हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कौन सी लिस्टेड कंपनी है जो कि लैब ग्रोन डायमंड ये वाले सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। समझेंगे कि यार इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और इस सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज काम कर रही है उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अगर आप कुछ टाइम से सारी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज को ट्रैक करते हो तो बॉस आपने नोटिस किया रहेगा कि कल्याण ज्वेलर्स, आपका टाइटन हो गया, आपका सेनको गोल्ड हो गया, इसके साथ साथ बाकी बड़े बड़े प्लेयर जो है वो लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा नहीं होगा कोई प्लेयर को जो कि लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट के लिए जो है वो एक्शन उठा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड का जो ट्रेंड है वो इतना आया नहीं है। मैक्सिमम अगर आप आज के डेट पे लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट देखोगे तो मैक्सिमम जो ग्रोथ हमें देखने मिल रही है वो है यूएस के अंदर। यूएस मार्केट के अंदर इसकी मैक्सिमम ग्रोथ है। हालांकि जो कंपनी इस सेगमेंट के अंदर काम करती है उनकी भी मैक्सिमम ग्रोथ जो है इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। इंडिया के अंदर अगर आप लैब ग्रोन डायमंड देखोगे तो थोड़ा इमेच्योर स्टेज पे, बट स्टिल ये जो है अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस सेगमेंट के अंदर कौन सी कंपनीज काम करती है उन्हें जो समझना है हमारा काम है। तो बात करते हैं, अगर हम लैब ग्रोन डायमंड मार्केट देखें तो बस ये मार्केट के अंदर 2024 से 2032 तक कुछ 14.11% कैगर की जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2025 में ये मार्केट जो है 2024 में ये कुछ $25 बिलियन के आसपास का रहेगा, जो कि 2032 में सीधा $74 बिलियन के आसपास चल जाएगा। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो लोग जो है लैब ग्रोन डायमंड्स प्रेफर क्यों कर रहे हैं। सीन ये है कि कंपनीज और यूजुअली कस्टमर्स लैब ग्रोन डायमंड प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि एक तो कंपनीज क्यों प्रेफर करती है, जैसे कि अगर आप कल्याण देखो, सेनको देखो, टाइटन देखो, ये लोग क्यों प्रेफर करेंगे क्योंकि इनका अगर आप स्टडेड रेशियो देखोगे, अब किसी भी ज्वेलरी कंपनी का जितना ज़्यादा स्टडेड रेशियो होता है उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो जैसे ही स्टडेड इंक्रीज होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है ऑब्वियसली। स्टडेड मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है उसके ऊपर ये लोग डायमंड स्टडिंग करते हैं। अब डायमंड स्टडिंग करते हैं, दूसरे जेम्स वगैरह स्टडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली गोल्ड रिटेलर्स के जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके वजह से अगर आप स्टडेड देखोगे तो कंपनीज भी प्रेफर कर ले लैब ग्रोन डायमंड। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनीज को अगर डिमांड नहीं आएगी तो वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो कि मैक्सिमम कंपनीज बता रही है। सेनको को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज अभी तक लैब ग्रोन डायमंड मार्केट जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। उसके पीछे भी है एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न क्या है कि अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड का जो मार्केट है उसके अंदर जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उनका प्राइस फिक्स नहीं होता है। प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप गोल्ड बाय करते हो तो गोल्ड का जो है यूनिवर्सल प्राइस है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है वो प्राइस है। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड के केस में देखोगे तो हाँ, प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप इसकी सप्लाई जनरेट कर सकते हो अगर आप इन डायमंड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है लैब ग्रोन डायमंड का, प्राइस वॉलेटिलिटी वाला रिस्क, जिसकी वजह से मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो लैब ग्रोन डायमंड को अवॉइड करते हैं। और इंडिया के अंदर जो है ये कल्चर अब तक आया नहीं है। बट फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज है जैसे कि गोल्डियम इंटरनेशनल, फिर हमारा इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट अगर हम देखें, इसके साथ साथ सेनको गोल्ड ने भी जो है लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे तो यूजुअली इंडिया क्या करता है कि जो यूएस के अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं वो इंडिया जो है मैक्सिमम केस में फॉलो कर देता है। और इंडिया के अंदर जो है लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो भी धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रहा है। और मेन जो लैब ग्रोन डायमंड प्रेफरेबल है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड जो है दोनों भी बड़े सिमिलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप केमिकली देखोगे तो ये प्रूवन है कि दोनों नेचुरल और लैब ग्रोन जो है दोनों सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप प्राइस पॉइंट देखोगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस देखोगे तो वो कुछ 1/10 कॉस्ट करता है ऑफ द ओरिजिनल डायमंड प्राइस। तो अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल डायमंड का प्राइस फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो लैब ग्रोन डायमंड जो है सिर्फ 10,000 कॉस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोग सोचते हैं कि यार कंपोजिशन भी सेम है, दिखता भी सेम है, तो ऑब्वियसली हम जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स ही प्रेफर कर लेते हैं। यूजुअली अभी यूएस के अंदर ट्रेंड क्या है कि लोग जो है जो लाइट ज्वेलरी होती है, लाइट साइज ऑफ डायमंड होता है, छोटे छोटे कैरेट वाले जो डायमंड होते हैं, उनके केस में लोग जो है नेचुरल डायमंड बाय कर लेते हैं क्योंकि टिकट साइज जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जो है बड़े बड़े डायमंड्स बाय कर रहा है, बड़ी बड़ी कोई ऑर्नामेंट्स बाय कर रहा है, ऐसा कुछ सीन होता है, तो उन केस में जो है यूएस के मार्केट में भी लोग जो है लैब ग्रोन डायमंड्स प्रेफर करते हैं। रीज़न नंबर 1 कि यार अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, मटेरियल सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
बस आपको जो है अवेयरनेस होना चाहिए। अब लैब ग्रोन डायमंड होता क्या है? ये लैब ग्रोन डायमंड उसी तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसके अंदर जो है आपके नेचुरल डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड का अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो बेसिकली जो है वो सेम है, बस इंडिया के अंदर अभी तक अवेयरनेस नहीं है। स्टिल अगर आप देखोगे तो कल्याण और आपका टाइटन जो है अपने कॉन कॉल के अंदर बार बार लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। उसके बाद पहली जो कंपनी है जो इस सेगमेंट के अंदर काम कर रही है वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। मार्केट कैप वाइज अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो 5000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वैल्यूएशन देखोगे तो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे जो पीई चल रहा है इसका 54 के आसपास पीई चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है इस कंपनी के अंदर कि इस कंपनी के अंदर अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है सितंबर 2023 वाले क्वार्टर से। तो अगर आप वहाँ से देखोगे तो ऑब्वियसली आराम से 30% प्लस जो है ये कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ कुछ क्वार्टर के अंदर इन्हें जो है वो अगर आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर में अब धीरे धीरे इनके मार्जिन्स वगैरह जो है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर अगर आप इनकी सेल्स देखोगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, 2.6% के आसपास है। और ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होगे कि यार इतनी बकवास टॉप लाइन ग्रोथ है तो यार ये स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहा है। ऑब्वियसली पहली चीज़ ये है कि अब इनकी टॉप लाइन जो है वो इससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। अब उसके पीछे मैं रीज़न दे देता हूँ। सीन क्या है कि अब इनके जो है यूएस जो है इनका बहुत बड़ा कस्टमर है। गोल्डियम का अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कुछ 77% के आसपास जो रेवेन्यूज़ है वो इनके लैब ग्रोन डायमंड से आते हैं, और 25% या 23% जो भी बचा हुआ है वो जो है नेचुरल डायमंड से आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे गोल्डियम क्या करता था, पहले ये लोग सिर्फ नेचुरल डायमंड सेल करते थे, अब धीरे धीरे ये लोग जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। अब रीज़न क्या है, इन्होंने इनका प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज किया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। इन्होंने इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज क्यों किया, ये और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की अगर आप डिमांड देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा डिमांड है लैब ग्रोन डायमंड की। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो भी नॉर्मल आपके नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसलिए सेनको जो है, सेनको गोल्ड, वो भी लैब ग्रोन डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब हम सेनको गोल्ड के बारे में भी आगे जाकर बात करेंगे, बट अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ गोल्डियम के जो है वो यूएस से आते हैं। यूएस से कुछ 90-95% के आसपास रेवेन्यूज जो है वो यूएस से ही आ जाते हैं, और बचे हुए जो है वो दूसरे कंट्री से आते हैं, जैसे कि रशिया, दुबई, चाइना, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत जो है वो इंडिया से भी जो है हमें रेवेन्यूज़ देखने मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनकी 63% ऑफ द इन्वेंट्री है जो कि कंसाइनमेंट बेसिस पे होती है, कि इन्हें कोई ऑर्डर आता है फिर उसके बाद ये लोग जो है इन्वेंट्री वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं या डायमंड वगैरह परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बेसिस पे चलता है, तो बिजनेस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। अभी रिसेंटली जो है इन्होंने खुद का स्टोर लॉन्च किया है, ओरिजिन स्टोर का नाम है। इन्होंने बोरीवली ये एरिया के अंदर, मुंबई के अंदर जो है इन्होंने इनका स्टोर खोला है, और एक दिन के अंदर ही इनके स्टोर ने कुछ 25% के आसपास रेवेन्यू जो है वो अचीव कर लिए थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ साथ गोल्डियम को अगर आप देखोगे तो ये इनके नंबर ऑफ स्टोर से वो भी इंक्रीज़ करते जा रहा है। इन्होंने अभी स्टोर खोला है दिवाली के टाइम पे, और अभी इन्होंने गाइडेंस दे दिया है कि हम जो है और नए 2 स्टोर्स खोलेंगे, एक खारघर के अंदर होगा, एक बांद्रा के अंदर होगा। और अगर आप देखोगे तो खारघर और बांद्रा वाले जो भी दोनों स्टोर्स है उनके अंदर जो है स्टोर्स वगैरह जो है ये लीस्ट पे रहेंगे, ये कोई परचेस नहीं कर रहे स्टोर। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनकी सप्लाई चेन जो है पूरी की पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनके सप्लाई चेन में। इसके वजह से अगर आप गोल्डियम के मार्जिन देखते हो तो गोल्डियम के मार्जिन जो है वो अच्छे खासे मेंटेन्ड है। इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो H1 FY25 के अंदर इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 270 करोड़ के आसपास है, जो कि इन्हें अगले 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ साथ ये लोग जो है B2B ई कॉमर्स के अंदर भी है, जहाँ ये लोग जो है यूएस के अंदर रिटेल ज्वेलरी सेल करते हैं। अब ये मैक्सिमम रेवेन्यूज जो जनरेट करते हैं उसके अंदर 80% के जो रेवेन्यूज़ है वो रिटेल से आते हैं, और जो बचा हुआ 20% है वो अगर आप देखोगे तो होलसेलर्स के थ्रू ये लोग सेल कर कमाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी सब्सिडरी जो है एक गोल्डियम ज्वेलरी है जो कि मुंबई के अंदर है, गोल्डियम यूएसए है जो कि यूएसए के अंदर है। दोनों भी जो है 100% ओन सब्सिडरी है इस कंपनी की। फिर उसके बाद सीधा नंबर्स पे आ जाते हैं, तो पैट मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर जो है हमें पैट के अंदर फॉल देखने मिला, लेकिन अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला। अब रीज़न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एबिटा मार्जिन के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला क्योंकि हमारे जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गए। यार माइक मुझे बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि 1 से 2 बार हो चुका है कि माइक जो है वो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम बंद हो चुका है। बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन की, बात कर रहे थे हम लोग, तो ग्रॉस मार्जिन के अंदर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। अब रीज़न क्यों है ग्रॉस मार्जिन के अंदर इंक्रीज़ देखने का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीच में लैब ग्रोन डायमंड्स अगर आप चेक करते हो, ट्रैक करते हो उनके प्राइजेस, तो उनके प्राइजेस एकदम रिड्यूस हो गए थे। अब प्राइजेस रिड्यूस हो गए
तो इसके वजह से क्या हुआ कि अब इनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो एकदम रिड्यूस हो गई। इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई जिसकी वजह से इन्होंने आराम से लैब ग्रोन डायमंड को जो है वो परचेस कर लिया, क्योंकि लोगों को जो है, इनके सप्लायर्स को जो है लैब ग्रोन डायमंड पे जो है वो डिस्काउंट पे सेल करना पड़ा, इसलिए इन्होंने जो है लैब ग्रोन डायमंड परचेस कर लिए। इसलिए अगर आप इस क्वार्टर के अंदर देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड का वजह से इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो इतने ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिला है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर, कि पहले प्राइसेस जो है वो एकदम रिड्यूस हो चुके थे, फिर एकदम मतलब फ्लक्चुएशन जो है वो चल ही रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर। आई थिंक ये करेक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पे स्क्रीनर पे जो है वो करेक्ट डेटा हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, कि यहाँ पे जो है प्राइस एकदम से रिड्यूस हुआ और फिर इंक्रीज़ हुआ। नहीं, ये डेटा नहीं है, ये गलत डेटा है, आप ये मत देखो। स्क्रीनर पे जो डेटा है लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस का अवेलेबल नहीं है, बट फ्लक्चुएशन देखने मिले थे हमें प्राइसेस के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो इनकी टॉप लाइन जो है आराम से, कुछ गोल्डियम की टॉप लाइन देखोगे तो 40% का ग्रोथ जो है हमें आराम से देखने मिल जाता। बस सीन ये है कि इनके यूएस के अंदर जो शिपमेंट जा रही थी उसके अंदर डिले देखने मिला। अब ये डिले कैसे देखने मिला, अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है फ्लाइट्स के थ्रू, एयरप्लेन कार्गो के थ्रू जो है अपनी जो भी गुड्स होते हैं वो वहाँ पहुँचाते हैं यूएस के अंदर, इनकी सब्सिडरी के पास। इनके वेयरहाउस के अंदर जो गुड्स वगैरह होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एयर इंडिया की जो 2 फ्लाइट्स है वो डिले हो चुकी थी, और फिर इसके बाद इनके रिटेलर्स का जो वेयरहाउस वाला उधर का सिस्टम होता है वो कुछ वीकली 1 डे कुछ होता है, तो 2 दिन से डिले हो गई, तो इनकी शिपमेंट जो है वो कुछ 1 हफ्ते से डिले हो गई। और 1 हफ्ते का डिले जो है ये इनका बराबर Q2 के जो रिजल्ट्स, ये लोग जब इनके रिजल्ट जो है वो इन्हें रिलीज़ करने थे वही टाइम पे ये डिले हो गया, जिसकी वजह से ये जो रेवेन्यूज़ है वो शिपमेंट के थ्रू वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए। तो अगर आप देखोगे तो बस शिफ्ट टू आए रेवेन्यूज़ के अंदर अगले क्वार्टर के लिए, मतलब जो Q2 वाले रेवेन्यूज़ है वो Q3 के अंदर हमें जो है वो देखने मिलेंगे, क्योंकि सेल्स हो चुकी है, शिपिंग हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है, ऑर्डर्स कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है डिले की वजह से। और ये इनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गया तो इसमें ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन जो है हमें Q3 के अंदर इनके टॉप लाइन से है। इनकी टॉप लाइन अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे तो इन्हें जो है टॉप लाइन भी इंक्रीज़ हो रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है इन्हें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मतलब इनकी टॉप लाइन का एक्सपेक्टेशन क्या है कि टॉप लाइन का एक्सपेक्टेशन 40% के आसपास है Q3 के अंदर, 40 to 50% के आसपास। और अगर आप Q4 से देखोगे तो टॉप लाइन वही 35 to 40% के आसपास ग्रो करेगी, ऐसे मेरे एक्सपेक्टेशन से। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनके B2B जो सेल्स है उससे कुछ 21% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और बचे हुए जो सेल्स है वो B2C से हो रहे हैं, मतलब 80% जो B2C से आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप लैब ग्रोन डायमंड के अंदर काम करते हो तो जितना ज़्यादा आपका कैरेट होता है उतना ज़्यादा आपका रियलाइजेशन जो है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ देखने मिलता है, और उतने जल्दी आपके मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो लोगों का प्रेफरेंस जो है वो लैब ग्रोन डायमंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा है एज यू कंपेयर इट विद नेचुरल डायमंड। रीज़न जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्राइस जो है बॉस वो जो है सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। फिर उसके बाद बात करें तो अभी ये लोग जो है स्मॉलर कैरेट डायमंड जो है वो प्रेफर कर रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर इनके मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ऑब्वियसली स्मॉलर कैरेट डायमंड जो है उनके अंदर आप ज़्यादा मेकिंग चार्ज इंक्लूड कर सकते हो, और फिर आप जो है आपके कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, इसलिए इनके मार्जिन जो है यहाँ थोड़े ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है 18 to 22% के आसपास का। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके 2 नए स्टोर्स आ रहे हैं, जो खारगर में स्टोर्स आ रहा है वहाँ जो इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस होगी वो कम होगी, और बैंड्रा के अंदर जो स्टोर आ रहा है वहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस जो होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी अभी के बोरीवली वाले स्टोर से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंड्रा एरिया के अंदर लोगों की जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एरिया वाइज आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स के जो है वो प्राइसिंग करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ 13 to 14 स्टोर्स ओपन करने के आसपास की बात की है। अगले क्वार्टर के अंदर ये कुछ 8 से 10 स्टोर के आसपास ओपन करने वाले, अगले साल के अंदर, मतलब FY25 के अंदर। और FY26 तक जो है ये लोग स्टोर्स अपने ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली ये जो स्टोर्स है ये कोको मॉडल पे चल रहे हैं, कोई भी स्टोर जो है करंटली फोको मॉडल पे चल नहीं रहा है। अब कोको मॉडल क्या, अगर आप देखोगे तो कल्याण जो है कम्प्लीटली फोको मॉडल पे शिफ्ट हो गया। फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ओन्ड। अगर आप देखोगे तो फोको मॉडल के अंदर क्या होता है, आपके जो स्टोर्स है वो जो है फ्रेंचाइजी ओनर्स ओपन करते हैं,
और फिर उसके बाद जो है सीन क्या होता है कि आपका जो भी मैनेजमेंट वगैरह होता है, कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, तो वो जो है कंपनी करती है, आपका एम्प्लॉयज़ हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सिर्फ इन्वेंट्री वगैरह जो है जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो लोग मैनेज करते हैं, बट बाकी चीज़ें जो है वो कल्याण मैनेज करता है। और अगर आप कोको मॉडल के अंदर काम करते हो तो आपका इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज़, हर एक चीज़ जो है वो कंपनी मैनेज करती है। इनफैक्ट जगह को जो लीज पे लेते हैं वो भी जो है कंपनी को ही करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो आप फोको मॉडल प्रेफर करते हो, लेकिन अब भी कंपनी जो है करंटली कोको मॉडल ही प्रेफर कर रही है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ स्टोर जो है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। और अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो जब से कल्याण जो है वो फोको मॉडल की तरफ शिफ्ट हो गया, तब से उसके नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज़ होना भी जो है इसके बाकी कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ जो है इन्हें जो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर देखने मिल रहा है वो यूएस के अंदर देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ इन्हें जो है हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर भी ये लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर अब मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी ये लोग स्टोर्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो इन्हें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने नहीं मिलेगा। एक बार इनके नंबर ऑफ स्टोर जो है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से ओपन हो जाए, तब हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ऑब्जर्वेबल है इस कंपनी के अंदर। अभी फिलहाल 1-2 क्वार्टर के लिए मुश्किल है ऑपरेटिंग लेवरेज देखना। हाँ, Q3 के अंदर हो सकता है, क्योंकि डिमांड एकदम से शिफ्ट हो चुकी है Q3 के अंदर, तो Q3 के अंदर टॉप लाइन जो है वो ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पैट का ग्रोथ जो है वो हमारे, भले ही आपके रियलाइजेशंस कितने भी इंक्रीज़ हो जाए, आप कितने भी लैब ग्रोन डायमंड सेल कर दो, लेकिन अगर आपके स्टोर लाइव आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपका केपेक्स भी लाइव हो रहा है, और फिर इसके साथ साथ आपके एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और बाकी एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि हमें Q2 के अंदर भी देखने मिले। तो इसलिए मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज दिखने के। हालांकि ऑपरेटिंग लेवरेज अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। पैट का ग्रोथ जो है अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन से इनलाइन हो सकता है, कि मतलब जितना टॉप लाइन का ग्रोथ आ रहा है उतना पैट का ग्रोथ आ रहा है, वो पॉसिबल है। बट ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे नहीं लगता अगले कुछ 2-3 क्वार्टर के लिए जो है वो पॉसिबल है। फिर इसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, गोल्डियम इंटरनेशनल को, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको देखने के लिए? इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप इसके ग्रोथ नंबर्स ट्रैक करते रहो, इसके मार्जिन्स के अंदर शिफ्ट कितना देखने मिल रहा है वो ट्रैक करते रहो, और डिमांड किस तरीके की देखने मिल रही है, इनकी कॉन कॉल्स वगैरह आप ट्रैक करते हो, तो आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा इस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से। फिर इसके साथ साथ अगर आप लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट देखोगे तो मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब हम गोल्डियम की थोड़ी आगे बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पैड जो है इनका 8.4% से बड़ा है, जो कि एक्चुअली ज़्यादा नहीं है Q2 के अंदर। और ओरिजिन का जो स्टोर है इनका बोरिवली वाले का, बोरिवली वाला, वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो है इनका बोरिवली वाला स्टोर है, और ये अभी और 2 स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर इसके साथ साथ ये लोग प्रेफर करते हैं मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर के कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली यूएस के अंदर, आपकी डिमांड साइड जो है वो बड़ी अच्छी है। अब ये लोग करते क्या है, पहले ये लोग जो है कट और पॉलिश डायमंड को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसे डायमंड ज्वेलरी में बनाते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये लोग जो है नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड भी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। पहले ये कंपनी जो थी सिर्फ नेचुरल डायमंड्स के अंदर थी, फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड के अंदर शिफ्ट होने लगा, इन्होंने जो है अपना प्रोडक्ट मिक्स उस हिसाब से चेंज कर दिया। तो अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से ये जो कंपनी है अच्छी है। गाइडेंस अगर आप देखोगे तो गाइडेंस बड़ा अच्छा दिया है कंपनी ने, डिसेंट गाइडेंस दिया है 38-40% का टॉप लाइन ग्रोथ का, और पैड ग्रोथ भी हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है एक बार इनका केपेक्स का साइकिल खत्म हो जाता है तो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास OEM है। अभी अगर आप देखोगे तो यूएस के जो बड़े बड़े ज्वेलरी क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी रिटेलर्स है, जैसे कि हमारे इसमें टाइटन है, कल्याण है, PNG गाड़ी के लिए, तो उस तरीके से आप यूएस के देखोगे तो यूएस के बहुत बड़े ज्वेलरी रिटेलर्स जो है वो इनके क्लाइंट्स है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गोल्डियम की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ 260 करोड़ का या 270 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है इनके पास। तो ये लोग अगर आप देखोगे तो स्टोर आराम से परचेस कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये लोग लीज पे ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है इसे फंक्शन करेंगे। फिर उसके बाद आप डिफरेंस देख सकते हो ज्वेलरी के अंदर कि कितना ज़्यादा कम है इन दी माइन डायमंड ज्वेलरी और दी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। उसके बाद बात करें तो यार इनके एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर एबिटा मार्जिन 25% के आसपास पहुंच जाते हैं। बट अगर आप नेचुरल डायमंड्स देखोगे तो नेचुरल डायमंड्स के अंदर मार्जिन जो है सिर्फ 15% के आसपास होते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 90% ऑफ सेल्स जो है इनकी यूएस से आ रही है। सेल्स चैनल की बात करें तो 28% जो है इनका B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जो कि यूएस के अंदर चलता है, जहाँ ये रिटेलर्स वगैरह के थ्रू जो है वो डायमंड्स पहुँचाते हैं कस्टमर्स के पास, तो वहाँ से जो है 28% के आसपास का सेल आ रहा है। और आपका ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर से जो है वो 72% के आसपास का सेल्स आ रहा है, जो कि डिसेंट है।
फिर उसके बाद बात करें तो कस्टमर ब्रेकअप की तो हमने पहले ही बात करी, और ऑब्वियसली अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आपकी कंपनी फंक्शन करते हो, आपके मैक्सिमम सेल्स रिटेल से आ रहे हैं, तो आपके मार्जिन भी जो है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं कंपैरेटिवली। बाकी ये लोग जो है डिविडेंड वगैरह भी पे आउट कर रहे हैं, और इनकी जो भी सब्सिडरी है वो 100% ओन्ड है। अभी अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले इको फ्रेंडली डायमंड्स को भी एक्वायर किया है, 88% सब्सिडरी है वो इनकी। वहाँ पे अगर देखोगे तो गोल्डियम इंटरनेशनल का मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, और इसके वजह से ये लोग जो है आराम से ईजिली फंक्शन कर पाएंगे। और लैब ग्रोन डायमंड के अंदर इनकी स्पेशलिटी जो है अगर आप देखोगे तो वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद गोल्डियम के बाद एक और कंपनी है जो कि लैब ग्रोन डायमंड के अंदर काम कर रही है, वो है सेनको गोल्ड। अगर आप सेनको गोल्ड देखोगे तो सेनको जो है वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड रिटेलर है इन आपका नॉर्दर्न मार्केट और ईस्टर्न मार्केट ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो सेनको गोल्ड के एमडी ने भी, अगर आप इनका इंटरव्यू देखोगे तो यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगा, सेनको की भी टॉप लाइन ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। अगर आप इस क्वार्टर के अंदर ग्रोथ देखोगे सेनको की तो 30% के आसपास ग्रोथ थी। हालांकि मार्जिन आप इस क्वार्टर के अंदर छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ड्यूटी कट किया था, इतने ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह हो गए थे, इन्वेंट्री लॉस वगैरह देखने मिला था, तो इसलिए इन कंपनीज़ के जो है मार्जिन वो इंक्रीज़ हो गए। लेकिन सेनको जो है अपना स्टैंडर्ड मिक्स भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ साथ सेनको जो है लैब ग्रोन डायमंड की तरफ भी अपना जो प्रेफरेंस है वो रख रहा है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट को जो है वो डिमांड फैक्टर जो होता है वो अच्छा देखने मिल रहा है इंडिया के अंदर। ये लोग जो है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 से 5 स्टोर जो है वो ओपन करने वाले इंडिया के अंदर, सेनीज नाम पे जो है ये लोग स्टोर्स ओपन करने वाले। सेनको का अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस देखोगे तो 18 to 20% के आसपास का इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है। इंटरेस्टिंग कंपनी है सेनको भी। अगर आप देखोगे तो सेनको ऑब्वियसली टाइटन से मैं प्रेफर करूंगा एज ए स्टॉक, क्योंकि सेनको टाइटन से कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। और इसके साथ साथ ये लोग लैब ग्रोन डायमंड के स्टोर्स वगैरह ओपन कर ये लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से डिमांड आ रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप टाइटन देखोगे, कल्याण देखोगे, तो ये लोग जो है लैब ग्रोन डायमंड के सेगमेंट के अंदर अभी तक उतर नहीं रहे, क्योंकि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। और अगर आप इनका कस्टमर बेस देखोगे तो इनका कस्टमर बेस मैक्सिमम जो है वो गोल्ड ओरिएंटेड है, स्टडेड ज्वेलरी के लिए जो है वो ओरिएंटेड है अगर आप देखोगे तो। और अगर लैब ग्रोन डायमंड्स वगैरह सेल करेंगे, एलजीडी वगैरह सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स की कंप्लेंट्स वगैरह हो सकता है इनके पास ज़्यादा है, क्योंकि प्राइजेस के अंदर ही इतने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। तो इसलिए इन्हें कस्टमर्स को एजुकेट वगैरह करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है वेट कर रहे हैं कल्याण और टाइटन, और जैसे इनको जो है डिमांड दिखेगा कि लोग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एलजीडी, तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर जो है एंटर कर लेंगे। फिलहाल तो इनके कोई प्लान्स नहीं है। फिलहाल तो करंटली जो है बड़े जो पैन इंडिया गोल्ड रिटेलर्स है उनके अंदर जो है वो सेनको ही काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड्स अगर सेनको जो है वो स्टार्ट कर देता है तो इसके वजह से इनके मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्रॉस मार्जिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इनके पास जो नया कस्टमर बेस है वो भी इनके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऐसे तो कंपनी के एमडी ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि अगर ये लोग लैब ग्रोन डायमंड का सेगमेंट भी अगर स्टार्ट करते हैं तो ग्रोथ के अंदर कोई मॉडरेशन नहीं देखने मिलेगी। और ऐसे भी बिल्कुल भी ग्रोथ के अंदर कोई भी मॉडरेशन नहीं है, क्योंकि बहुत एनालिस्ट और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स पूछ रहे थे एमडी को कि यार अगर कुछ हो जाता है कि गोल्ड की डिमांड जो है थोड़ी मॉडरेट हो सकती है क्या Q2 के बाद, तो ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि बॉस बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि Q3 और Q4 के अंदर जो है मैक्सिमम वेडिंग्स होने वाली है। आई थिंक इंडिया के अंदर जो भी वेडिंग्स होती है वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेडिंग्स होने वाली है, तो इसकी वजह से सारी गोल्ड कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आप कल्याण के इस बार के Q3 के नंबर्स देखोगे तो कल्याण ने Q3 का अपडेट दिया है 41% का टॉप लाइन इंक्रीज, और टाइटन ने दिया है 26% का टॉप लाइन इंक्रीज। मतलब बॉस डिमांड जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। तो अगर सेनको जो है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर एंटर कर लेता है तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है हमें, और हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा, इनकी कॉन कॉल वगैरह के अंदर देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है किस तरीके के इनके लैब ग्रोन डायमंड इस सेगमेंट के अंदर जो है वो प्लान्स है। फिर इसके बाद एक और कंपनी है अगर आप देखोगे तो IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे तो अभी लिस्ट हुई है, इसे लिस्ट होकर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि अगर आप इसकी टॉप लाइन देखोगे तो ये टॉप लाइन आराम से 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। इनके मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है। अब इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो करता क्या है, ये जो है आपके नेचुरल डायमंड्स हो गए या लैब ग्रोन डायमंड्स हो गए, उन्हें जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे IGI का जो इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया वाली जो सब्सिडरी है इनकी, इन्होंने IPO लेकर आया है, और इसके वजह से जो IGI आपका बेल्जियम है और दूसरा जो IGI आपका नीदरलैंड है उसे ये लोग जो है वो एक्वायर करेंगे। बेल्जियम का जो IGI है वहाँ इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपका जो नीदरलैंड वाला है वहाँ पे आराम से 20% की जो ग्रोथ है वो हमें देखने मिल रही है। अगर इंडिया वाली कंपनी जो है IPO के प्रोसीड से उन्हें एक्वायर कर लेती है तो पूरा IGI का कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा।
तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। मतलब कंपनी का स्केल अगर आप देखोगे तो स्केल के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन जो है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो है डायमंड्स बाय कर रहे हैं, नेचुरल डायमंड्स बाय कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स बाय कर रहे हैं। तो लोगों को जो है आइडिया लगना चाहिए कि बॉस ये कितने कैरेट का है, इसके अंदर किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या कंस्टिट्यूएंट्स है इसके, क्या ये एलिजिबल है नहीं है। और ऑब्वियसली आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तभी जो है लोगों का ट्रस्ट आता है। तो जितना ज़्यादा आपका डिमांड, डायमंड का डिमांड इंक्रीज होगा, लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा ये जो कंपनी है IGI वो बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। बाकी अगर आप देखोगे तो इनका IPO जो है अभी रिसेंटली आया है। ये लोग जो है अपनी इशूइंग रिपोर्ट्स के अंदर 4 C's के बारे में बात करते हैं, जो कि पहला C जो है वो कट, कि किस तरीके के कट्स होते हैं, उस हिसाब से जो है डायमंड के प्राइजेस वगैरह भी फ्लक्चुएट होते हैं। दूसरा है कलर, तीसरी चीज़ है क्लैरिटी, और चौथी जो चीज़ है वो है कैरेट वेट। अब आपका कैरेट वेट जो है जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है ऑब्वियसली उतने ज़्यादा आपके डायमंड का प्राइजेस वगैरह भी इंक्रीज होता है। और इनके मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे कैरेट इंक्रीज होता है उतने ज़्यादा इनके जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्वालिटी वैल्यूएशन वगैरह भी करते हैं, जैसे कि आपके दूसरे स्टोन्स हो गए, रूबी हो गया, सफ़ायर हो गया, एमराल्ड हो गया, तो इन सारे स्टोन्स का भी ये लोग क्वालिटी वैल्यूएशन करते हैं। फिर उसके साथ साथ उसको जो है वो ग्रेडिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या नंबर होना चाहिए इसका, किस टाइप के स्टोन चाहिए, वो सब भी देखते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग जो है अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी जो है वो कंडक्ट वगैरह करते रहते हैं। तो अगर आप इनका क्लाइंट देखोगे तो बेसिकली इनका रेवेन्यू ब्रेकअप पहले बात करें तो नेचुरल डायमंड से 19% रेवेन्यूज आ रहा है। आप शिफ्ट देखो, लैब ग्रोन डायमंड से 59% ऑफ रेवेन्यूज आ रहा है, स्टडेड ज्वेलरी से 20% ऑफ रेवेन्यूज आ रहा है, कलर स्टोन वगैरह से, और एजुकेशन से जो है इतने ज़्यादा रेवेन्यूज नहीं आ रहे, 1% के आसपास आ रहा है। तो इंडियन जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है, अभी अभी इसका IPO आया है, तो इतना ज़्यादा हम इस कंपनी के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। बट चीज़ ये है कि जितना आपका LGD का डिमांड इंक्रीज़ होगा, जैसे कि आपने देखा कि LGD जो है इसके रेवेन्यू को मैक्सिमम अभी कंस्टिट्यूट करता है, तो जितना उसका डिमांड इंक्रीज़ होगा इनके जो रेवेन्यूज़ है वो भी इंप्रूव होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनका ग्रोथ कितना एक्सपेक्टेड है, मुझे तो इनकी टॉप लाइन की ग्रोथ बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो 30% के आसपास है, कि 30% के आसपास ये लोग ग्रो करेंगे। अब देखना चाहिए कि ये क्या लेवल पे ग्रो करते हैं। क्वार्टरली अपडेट्स इनके अवेलेबल नहीं है, कौन कॉल इनकी है नहीं, तो हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी DRHP इनके अवेलेबल है, वो तो आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि DRHP के अंदर ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब पे जाकर चेक करोगे, DRHP इनकी देखोगे, खुद सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके साथ साथ उसके बाद इंडियन जेमोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ है जो कि मुझे आपको हाईलाइट करवानी थी इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि यार इनका जो एक्सपांशन है, इनकी सूरत के अंदर एक फैसिलिटी आ रही है, कुछ 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास इनकी फैसिलिटी है, जो कि FY 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आई थिंक हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो है नंबर 1 कंपनी के आसपास होती है। पहली जो कंपनी है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी, वो भी इसी टाइप का कुछ नाम है उनका, वो लोग भी जो है सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो कंपनी अगर आप देखोगे तो नॉन प्रॉफिट साइड के अंदर आती है, और ये जो कंपनी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाले साइड के अंदर आती है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट साइड के अंदर जो है वो एक ही कंपनी है, जो कि एक्चुअली ये दोनों कंपनी का अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मोनोपोली है। अगर आप देखोगे तो मोनोपोली, डिओपोली, जो भी आप बोल सकते हो। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस है, ये भी आप जाकर स्टडी कर सकते हो। अब मैं IGI में कब इंटरेस्टेड रहूँगा, जब मेरे को इसके क्वार्टरली नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और ईयर ऑन ईयर इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कितनी आती है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बट जितना लैब ग्रोन डायमंड का अभी डिमांड चल रहा है और जिस तरीके से गोल्डियम परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरीके का 40% का गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट, उस हिसाब से मुझे जो है डिमांड सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हमें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें कब ट्रैक करने के लिए मिलेगी, जब टाइटन, कल्याण और सेनको जैसे, जो सेनको तो ऑलरेडी लैब ग्रोन डायमंड के अंदर एंटर कर चुका है, बट आप उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। कल्याण और टाइटन को भी आप देखो कि ये कब इसके अंदर एंटर कर रहे हो, और जब ये एंटर करेंगे तब ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि गोल्डियम जैसी जो कंपनीज़ है, इसके साथ साथ आपकी जो IGI जैसी कंपनीज़ है, उनके अंदर जो है अच्छा खासा रनअप देखने मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग जो है इस सेगमेंट के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है इसी सेगमेंट से कंस्टिट्यूट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसा कुछ बेटर करेंगे जो कि इन्हें ये टाइटन वगैरह जो कंपनीज़ है इनसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा। तो वो किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट करती है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी देखने के लिए। बाकी अभी तक जो है हम वीडियो इतना ही रखते हैं।
होपफुली आपको जो है लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के बारे में समझ आया होगा, इसके साथ साथ कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो समझ आया होगा, और क्या प्लेयर्स है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर और कौन से प्लेयर्स पे आपको जो है वो ट्रैक रखना चाहिए वो आपको जो है वो आइडिया लग गया होगा। बाकी इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। होपफुली मैंने जो है आपको लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री जो है उसके बारे में थोड़ा सिंप्लीफाई किया होगा, आपको जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ आई होगी। बाकी हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे जब बाकी कंपनीज भी जो है इनके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन अभी के लिए ये तीन ही जो है मेन प्लेयर्स है जो कि इस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी एक दो छोटी छोटी कंपनीज हैं मिनी डायमंड्स वगैरह वगैरह, वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिनी डायमंड्स ने क्या करा है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो इन्होंने एकदम से इंक्रीज़ कर दिए। मतलब अगर आप देखोगे तो 6x के आसपास हो चुके हैं, 8x के आसपास हो चुके हैं इनके नंबर ऑफ शेयर्स, और वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप इनका ईपीएस देखोगे तो ईपीएस के अंदर जो है एकदम ज़्यादा डिक्रीज़ देखने मिला है। और ऑब्वियसली ये लोग जो है इसकी वजह से कंपनी को जो है प्रॉब्लम देखने मिलेगी। मतलब आप देखो ना कि जितना प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है, पहले ईपीएस था 5 के आसपास, अब ईपीएस हो चुका है 0.8 के आसपास, और इन्होंने कोई मेजर अनाउंसमेंट वगैरह भी नहीं किया है जिसमें ये लोग बता रहे थे कि बॉस हम लोग जो है नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ किया है, क्या करोगे आप वो प्रोसीड्स का, वो सब भी जो है इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो इसके बारे में मैंने इतना डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मुझे इस कंपनी के अंदर जो है रेड फ्लैग दिखा। बाकी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।